हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जहाँ पे हम आज अपना इनिशिएटिव शुरू करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, जो केएस और आईएएस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि हम अपना ये इनिशिएटिव फ्री में ज़्यादा बढ़ाएं तो प्लीज़ अपनी वीडियोस, हमारी जो वीडियोस हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इवन कि अगर आप कुछ अपना वैल्यू एडिशन देना चाहते हैं तो कमेंट में आप कर दीजिए, ताकि हम ये मोर और मोर कंटेंट जो है इस पेपर के लिए आपके लिए लेके आएँ। ठीक है, तो हमारा जो आज का वीडियो है वो किस पे है, वो है कि जो केएस और आईएएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जो फर्स्ट अटैम्प्ट वाले लोग होते हैं, जो फ्रेशर्स हैं, या इवन कि जो एस्पिरेंट्स इस जर्नी में हैं और जो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो कहाँ पे रह जाते हैं या फिर उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो फर्स्ट अटैम्प्ट वालों को है और जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं। तो हमने अपने एक्सपीरियंस से ये लाए हैं हम ये एक वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या सच में 24/7 पढ़ना ज़रूरी है, या ये बुक जो भी आपके जो सन के अंडर है वो आप सबको सारा ही पढ़ना है, या आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो हमें ये पता चलेगा इस वीडियो में कि व्हाट एग्जैक्टली स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क चाहिए तो है, बट अगर हार्ड वर्क को आप स्मार्ट तरीके से करेंगे तो आप इस एग्ज़ाम में सेल थ्रू हो जाएंगे। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। पहला तो आपको पता होगा कि जो केएस का आपका एग्ज़ाम है, जो स्टेट का है, और इवन कि जो आईएएस का है, वो ट्रेंड चेंज हो चुका है और दोनों का सिलेबस जो है वो सेम है। माइनर मॉडिफिकेशन क्या है, जो केएस का एग्ज़ाम है उसमें आपको वो अपने स्टेट के रिलेटेड थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। ओके, तो थोड़ा बहुत आपको वो भी पढ़ना है स्टेट के रिलेटेड, जो आपको बाकी पेपर्स में भी पढ़ना पड़ता है ना। जैसे एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, उसमें भी आप स्टेट के रिलेटेड पढ़ते हैं ना, तो वैसा माइनर, उसके लिए आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बाकी इसमें और क्या है, पेपर 1 है और पेपर 2 है। ठीक है, पेपर 1 वही आ गया आपका जीएस, और पेपर 1 जो होएगा वो कट ऑफ के हिसाब से आपका रैंकिंग आएगा कैटेगरी वाइज या जनरल, और पेपर 2 में क्या आएगा, क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 33%। ठीक है, और इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और सीसैट क्वालिफाइंग है। तो हमें देखना है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है ना। क्या आपने देखा होगा, जो टॉपर्स आप जिनको आप फॉलो करते हैं, जब किसी की डिबेट आ रही हो तो वो बोलते हैं जी मैं इतने घंटे पढ़ा या इतने घंटे पढ़ी, है ना। तो हो सकता है वो पढ़े हों, क्योंकि इस मुकाम पे वो पहुँचे हैं, तो हो भी सकता है, बट आपको ये देखना है कि आपके लिए एग्जैक्ट क्या वर्क करता है ना। कईयों का होता है कि कोई चीज़ पढ़ रहे हैं आप, उसको इतनी रिटेन नहीं कर सकते आप इतनी देर ना, आपको वो चीज़ बार बार पढ़नी पड़ती है। बट कईयों का पिकअप लेवल ऐसा होता है कि वो एक बार में पढ़ ले तो उनको काफ़ी देर तक रिटेन रह जाता है। तो वही है, जो बेचारे लगे रहते हैं घंटे घंटे, वो इस हिसाब से पढ़ते हैं, और कुछ जो होते हैं वो क्विक लर्नर्स होते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना माइंड सेट है। तो कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इस एग्ज़ाम का, कि मतलब है कि हमें किसको इम्पोर्टेंस देनी है, कौन सा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, जनरल स्टडीज़ का क्या मतलब है। जनरल स्टडीज़ का मतलब है कि ओवरऑल, है ना, स्पेशलिस्ट तो बनना नहीं है आपको जनरल बनना ना, एडमिनिस्ट्रेटर बन रहे हो तो आपको सब पता होना चाहिए। तो किसी एक में अगर आप महारत हासिल कर लेंगे तो बाकी में तो आप चूक जाएंगे ना। तो ये एग्ज़ाम ही जर्नलिस्ट का है। ठीक है, तो हमें ये नहीं देखना कि इसको ये इम्पोर्टेंस देनी है या इसको इम्पोर्टेंस देनी है, पर स्टिल कुछ लोग बोलते हैं कि इम्पोर्टेंस देनी चाहिए सब्जेक्ट्स को। वो किस हिसाब से बोलते हैं, वो इस हिसाब से बोलते हैं कि वो ना ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर रख लेते हैं साथ में, जो भी एग्ज़ाम वो दे रहे हैं पिछले 10 साल का या 15 साल का, उसमें वो ये देखते हैं कि कंटिन्यूसली कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। कई सब्जेक्ट्स में कई पेपर्स में ऐसा होता है कि ना इन्वायरमेंट से ही कुछ 35 नंबर का पेपर आ जाता है, तो वो ट्रेंड हो गया ना। तो इम्पोर्टेंस कहाँ पहुँच गई, इन्वायरमेंट पे पहुँच गई। तो कई साल में तो ऐसा हुआ है कि मेडिवल में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, है ना, तो लोगों ने मेडिवल छोड़ दी। बट अगले ही साल क्या हो गया, मेडिवल से 10 क्वेश्चंस आ गए, या फिर 4-5 क्वेश्चंस आ गए, तो उसमें भी आपके 10 मार्क्स चले गए ना, आप पढ़ के ही नहीं गए, हो सकता है ना। तो ये ऐसा कुछ ट्रेंड नहीं है, बट ये है कि प्रोबेबिलिटी पे जाना है हमें, थोड़ा बहुत वो वेटेज देनी है, पर किसी भी सब्जेक्ट को हमको छोड़ना नहीं है, टच एटलीस्ट हमें उसको टच करना है।
ठीक है। और जो लोग बोलते हैं कि अखबार पढ़ लो या करंट अफेयर्स पढ़ जाओ हो जाओगे पास, तो वैसा कुछ नहीं है, वो सब बोगस चीज़ें हैं। आपको स्टैटिक पोर्शन पढ़ना ही पड़ेगा ना, बेस तो आपको बनाना है ना अपना। घर बनाते हो तो नीचे फ्लोर तो बनाते हो ना, सीधे तो ऊपर नहीं ना पहुंच जाते हो आप। तो अगर बेस ही नहीं आपका सही होएगा तो आपका फ्लोर पे टाइल्स कैसे लगेंगी, ठीक है जी। तो इसलिए आपको स्टैटिक पोर्शन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्टैटिक पोर्शन कहाँ से पढ़ोगे आप? एनसीईआरटी की बुक्स है ना, जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो आपको पढ़नी है, रटनी नहीं है, पढ़नी है। पढ़ने का मतलब क्या है, आप कोई टॉपिक ले लीजिए, जैसे हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया है ना, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पहले गूगल पे जाके या जो भी आपके नोट्स हैं उसमें आप देखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो न्यूज़ में थी। जैसे धोलावीरा था, है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कुछ वहाँ पे राखी गिड़ी में भी कुछ दिखा, ये था ना न्यूज़ में, और ये पेपर में भी आया। तो हमें इस तरीके से पढ़ना है, ये नहीं है कि आप सिर्फ बुक की पढ़ लोगे। और बुक रख ली है, समझ लीजिए आपने एनसीईआरटी की बुक रख ली है, तो आप सोचोगे कि पहले मैं इसको रट्टा मार लेता हूँ या मार लेती हूँ, पहले मैं ना एनसीईआरटी पढ़ लेती हूँ, करंट मैं बाद में करूँगी, तो वो तो आपको कभी फिर सिलेबस कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो आपको थोड़ी बहुत चेंज लानी है अपनी स्ट्रेटजी में, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि डायनेमिज्म लाना है। डायनेमिज्म का क्या मतलब है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, कितने ही मिनट लगेंगे, 2 मिनट में आप गूगल कर लो, उसमें लिख लो इंडस वैली सिविलाइजेशन यूपीएससी, आप यूपीएससी लिखें, ठीक है। तो यूपीएससी में क्या आ जाएगा, 3-4 फोल्डर्स आ जाएंगे कि ये चीज़ न्यूज़ में थी, तो इम्पॉर्टेंट हो गया वो, और आपको एक आइडिया भी मिल गया कि इसमें ये आ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। तो आप खुद ही अपने मास्टर हो जाएंगे, आपको किसी को पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। वो चीज़ देख ली, फिर आपने एक नज़र सिलेबस को देख ली, सिलेबस में अच्छा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, इंटरनेशनल या नेशनल इंपॉर्टेंस में दिया हुआ है, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया में दिया हुआ है, ओके। तो वो हो गया। और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स, वही टॉपिक का आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखना है। आप बुक मंगवा लीजिए या आप बोरो कर लीजिए किसी से, या बाय कर लीजिए दुकान से जाके, कौन सी, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स। टॉपिक वाइज होगा तो आपको इतना हैफजार्ड नहीं होगा, इतनी कन्फ्यूजन नहीं होएगी कि आप ढूंढें अच्छा इसमें से कौन सा है। टॉपिक वाइज उन्होंने छांट के दिए होते हैं, ऑनलाइन मंगवा लो, आजकल तो बहुत ईजी हो गया सब कुछ, है ना। ऑनलाइन मंगवा लो, प्री कम मेंस के या फिर सीधे सीधे प्री के, वो आप पे डिपेंड करता है टॉपिक वाइज कैसे मंगवाने हैं आपने, ठीक है। एक टॉपिक पढ़ा, उसको हमने फिर देखा कि अच्छा इसमें न्यूज़ में क्या था, न्यूज़ पे गूगल किया थोड़ा बहुत, उसमें आपने नोट कर लिया अपनी कॉपी पे ही कि अच्छा ये न्यूज़ में था, धोलावीरा न्यूज़ में था, राखी गढ़ी न्यूज़ में था। और फिर जब आप वापस गए अपनी बुक में, तो उसमें आपने बुक में देखा कि अच्छा धोलावीरा है, इसमें ये इंपॉर्टेंस थी, इसमें ये इंपॉर्टेंस थी, तो वो हो गया ना डायनेमिज्म प्लस स्टैटिसिज्म हो गया, दोनों मिक्स हो गए। तो उसके साथ हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी रख लिया, तो प्रीवियस ईयर पेपर में आपने ये देख लिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में से ये क्वेश्चन आया था। तो हमारा एक टॉपिक होलिस्टिक कवरेज में ख़त्म ही हो गया वो, है ना। हमें भागने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आप खुद ही मास्टर बन जाएंगे अपने। तो अब हम देखेंगे कि हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, और थोड़ा बहुत हम ये भी बता देंगे आपको, अपने जो मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है उससे हम बता देंगे आपको कि ये जो चीज़ें हैं आपको कैसे पढ़नी है, बहुत प्री के और मेंस के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। पहला आ गया एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री सबसे ख़तरनाक चीज़ है जो रिमाइंड नहीं होती है, ठीक है। जिन्होंने तो चलो बीए हिस्ट्री में की है, जिन्होंने ऑनर्स किया हिस्ट्री में, उनके लिए तो अच्छा है कि हिस्ट्री उनका बेस्ट सब्जेक्ट है, फोर्टे आ गया उनका। बट जो बाकी स्ट्रीम्स के आ गए, जिन्होंने, कईयों को इनसे डर भी लगता है, तो वो क्या करते हैं, वो इसको छोड़ देते हैं, या वो बोल देंगे मुझे तो ना ये याद ही नहीं रहती है, क्या करूँ मैं, रट्टा भी कितना मार लिया, है ना। तो हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं यहाँ पे। तो बुक्स कौन कौन सी है ये देखते हैं पहले। एनसीईआरटी की ना 11th की बुक है आपकी, फंडामेंटल के लिए, साफ क्लियर करने के लिए, बिल्कुल हो गया। जब आप ये पढ़ लेंगे तो मेंस के लिए आपको पढ़नी है आर एस शर्मा। क्या फ़र्क है दोनों में, कुछ खास फ़र्क नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे ना, तो मेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सीधे सीधे आर एस शर्मा की जो लैंग्वेज है ना, वहीं से उठाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई रिस्क नहीं लेना, ये दोनों बुक्स पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जब हमने देखा कि अब एंशिएंट बुरी लग रही है ना, रट्टा मारना पड़ रहा है, तो कैसे पढ़ें। कोई एक टॉपिक ले लिया आपने,
उसको फिर से गूगल किया, उसकी ना गूगल में ऊपर आता है ना इमेजेस, अगर आपको नहीं समझ आ रहा आप इमेजेस खोल लीजिए। जब इमेजेस खोल ली तो कोई हिस्टोरिकल चीज़ का अगर आप इमेज देखेंगे, पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा जल्दी रहेगी। इवन कि आप ऑनलाइन कोई जैसे काफ़ी मूवीज़ बन रही हैं अभी, है ना, कितनी ज़्यादा मूवीज़, हिस्टोरिकल मूवीज़ बन रही हैं, आप देखने जाइए, या आप यूट्यूब पे देख लीजिए, या एक ना कोई पॉडकास्ट सुन लीजिए जिसमें हमारी हिस्ट्री के बारे में बताया हो। ये चीज़ें अगर आप सुनते रहें ना तो आपको याद रह जाएंगी चीज़ें, ठीक है। कोई कुकू एफएम पे आ जाती हैं, या फिर आप यूट्यूब पे देख लीजिए, या मूवीज़ आ जाती हैं, आप देखने जा रहे हैं, तो एक सॉर्ट ऑफ वे हो गया ना कि आप स्टडी भी कर रहे हैं साथ साथ में। गाने सुनना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आई थिंक जितना आपको ये पॉडकास्ट सुनना, क्योंकि एंशिएंट सबसे ख़तरनाक चीज़ है जो रिमेंबर नहीं होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया है कि एंशिएंट कैसे याद करनी है। पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से अगर आप याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए और आपको याद भी रहेगी। देन कम्स मिडिवल हिस्ट्री। ये इसका जो तमिलनाडु का 11वीं की बोर्ड की एनसीईआरटी है, चाहे आप सिर्फ इसको ही पढ़ लीजिए, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लस इसमें जो 6 की जिसमें मुगल्स वगैरह थे ना, वो भी आपको पढ़ना है। बस इसमें इतना कुछ आता नहीं है। बट अभी जो हमारी नितिन सिंघानिया बुक थी ना आर्ट एंड कल्चर की, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। अगर आपका इतना हो कि आपको मुझे हर क्वेश्चन करना है पेपर में, तो यू मस्ट गो थ्रू दैट। वो बुक बहुत अच्छी है, बट एक इशू है उसमें कि उसमें फैक्चुअल बहुत ज़्यादा है, इतना आप याद नहीं रख सकते हैं। तो बेटर है कि अगर आप मिडिवल का सिलेबस खोलें, वहाँ देखें, तो आपने वही देखनी, वही ट्रेंड करना है। प्रीवियस ईयर पेपर लेने हैं, उसमें देखना है कि मिडिवल का कौन कौन सा पार्ट आया है। जो जो पार्ट आया है ना, जैसे जहांगीर की पेंटिंग्स आ जाती हैं, कभी कभी कुछ ऐसा आ जाता है कि कौन से 2 पेंटर वो लेके आया था, कब मरा, है ना, किस चीज़ से मरा, ठीक, और 3D पेंटिंग पहले किसने की, या मॉडर्न फील ऑफ द वेस्ट किसको बोलते हैं, ईस्ट किसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे करके जो आई हैं। तो बेटर है आप अगर चाहते हैं तो आप नितिन सिंघानिया भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। तो थोड़ा बहुत जो आर्ट एंड कल्चर है उसमें गवर्नमेंट की वेबसाइट है, एक CCRT करके वेबसाइट है, उससे पढ़ लीजिए आप, या फिर नितिन सिंघानिया, दोनों ही काम कर जाएंगी। पर आपके लिए ना गवर्नमेंट की वेबसाइट्स देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऑथेंटिकेटेड होती है ना, कोई चीज़ का आपको डाउट नहीं रह जाएगा। कई बच्चे होते हैं वो कहते हैं दीदी या मैम इतने से हो जाएगा। अरे आप इतना तो पढ़िए पहले, इतना जो आप सोच रहे हैं वो इतना नहीं है, इतना इतना करके कितना सिलेबस है जनरल का। तो आप अपने आप पे विश्वास रखें, और ये भी याद रखें कि जो आप पढ़ रहे हैं आप अपनी बिल्कुल सही क्षमता से पढ़ रहे हैं, और इतना ही पढ़ना है, ठीक है। ये भी ले लोगे, वो बुक भी ले लोगे, एक टॉपर ने ये बोला, दूसरे ने ये बोला, सारा आप बंडल उठा लीजिए, रख लीजिए, कुछ भी नहीं होगा आपका फिर, ओके। देन कम्स मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया तो आपको पता ही है, 1857 रिवॉल्ट वगैरह, है ना। स्पेक्ट्रम इज़ द बेस्ट। स्पेक्ट्रम में बहुत सारा दिया हुआ है और बच्चे बहुत पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम भी पढ़ते हैं। इसका भी आप एनालिसिस कीजिए, उसमें भी आप पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखिए। एक टॉपिक पढ़ा है ना, हिस्ट्री, आपका हिस्ट्री का पढ़ लिया आपने, तो इस पे मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगी कि जो सनसेट टीवी है ना, जो पहले राज्यसभा टीवी होता था, उस पे ना वो कुछ 2-2 मिनट के आते हैं इतिहास के पन्नों से। बेटर है कि आप वो भी सुने, वो 2-2 मिनट है, ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आप डेली उसका एक रजिस्टर अलग से बना लेना, तो आपके आधे से ज़्यादा जो पर्सनैलिटीज़ होंगी ना यहाँ की हिस्ट्री की, मॉडर्न इंडिया की, वो वहाँ से हो जाएंगी। और मैं शॉर्ट बोल सकती हूँ कि आपका उसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जब भी कोई स्पीच देते हैं ना, तो कोई ना कोई ऐसी पर्सनैलिटी को वो अपनी स्पीच में मेंशन ज़रूर करते हैं जो हिस्टोरिकली रिलेटेड होती है, ठीक। तो जब वो बिरसा मुंडा को बोल रहे हैं ना, 15 अगस्त वाले दिन बोला था उन्होंने, अभी भी उन्होंने कहीं पे लेक्चर दिया था, वहाँ पे भी भगवान बिरसा मुंडा बोला गया। तो बिरसा मुंडा, तो वो अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक्स खोलें तो अवर पास में जो एक टॉपिक है उसमें पूरा डिक्यूज़ करके दिया हुआ है, उसमें उनका नाम दिया हुआ है बिरसा मुंडा, ठीक है। सिद्धो एंड कानो भी दिया हुआ है, तो आपसे तो वो छूट जाएगा ना। तो अगर आप चाहते हैं कि हमसे कुछ ना छूटे, तो मैं आपको प्रेफर करती हूँ कि आप सनसेट टीवी का जो
थोड़े बहुत वो फैक्ट्स देते हैं ना इतिहास के पन्नों से, वो ज़रूर सुने, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इस पेपर को क्लियर करना चाहते हैं हिस्ट्री में। ओके, प्लस और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, मंथली मैगज़ीन, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है। विजन की पढ़ लीजिए, इनसाइट्स की पढ़ लीजिए, या किसी भी और इंस्टीट्यूट की पढ़ लीजिए, पर विजन की ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें उन्होंने काफ़ी फैक्ट्स दिए होते हैं और काफ़ी बच्चे यही पढ़ते हैं, है ना। आदत पड़ गई है लोगों को ये पढ़ने की, तो बेटर है कि आप यही पढ़ लें, या इनसाइट्स की भी पढ़ सकते। कोई भी मैं एज सच रिकमेंड नहीं कर रही हूँ इंस्टीट्यूट, जो आपको सही लगे आप वो कीजिए, हैं, जो भी इंस्टीट्यूट आपको अच्छा लग रहा है आप उसका ही कीजिए। तो मंथली मैगज़ीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर महीने की पढ़नी। प्लस न्यूज़पेपर आपका एक ज़रिया है जो आपको ऐसे में हेल्प करेगा, आपकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी बढ़ाएगा, इंग्लिश में कैसे लिखना है, कैसे सोचना है, क्या लिखना है, क्या आइडियाज़ हैं आपके, वो चीज़ ये बढ़ाएगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा हिस्ट्री का सेक्शन। तो हिस्ट्री में जो मॉडर्न इंडिया है ना, आप विपिन चंद्रा की बुक भी पढ़ सकते हैं, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, मेंस के लिए। इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बार। ओके, देन आ गया ज्योग्राफी। काफ़ी बच्चों का ऑप्शनल भी है ज्योग्राफी, तो उनको तो पता ही होगा कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, पर इतना डीप हमें प्री के लिए तो नहीं पढ़ना है ना। तो जो प्रेफरेबल है, जो मैंने खुद ने पढ़ा था, वो कौन सा था, 11th एंड 12th की NCERT फिजिकल जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। प्लस इकोनॉमिक ज्योग्राफी थोड़ी बहुत आती है आजकल, जो आपका इकोनॉमिक्स में भी कवर हो जाएगी। और बायोम्स पढ़ने हैं आपको तो GC लियोंग से पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ बायोम्स ही पढ़ना वहाँ पे, क्योंकि वो भी बहुत बल्कि बुक है, फैक्ट्स बहुत हैं जो हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं कि हम याद रखें, इतने ज़्यादा फैक्ट्स हैं उसमें। तो हमें सिर्फ और सिर्फ वहाँ से बायोम्स ही पढ़ने हैं, ठीक है ना। जैसे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आ गए, वहाँ पे आ गए सेल्वाज आ गए, सवानाज आ गए, वो उसमें दिए हुए हैं कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, मसाई ट्राइब्स हैं, ठीक है। तो वो आपका करंट में भी कवर हो जाता है कि मसाई ट्राइब्स कहाँ पे हैं, आते हैं ये क्वेश्चन पेपर में। तो अगर आपने GC लियोंग के सिर्फ और सिर्फ बायोम्स किए हों तो आपको पता चल जाएगा, आप ना एक गेस वर्क लगा सकते हैं कि पेपर में अच्छा ये है तो ये यहाँ पे होगा। तो मंथली मैगज़ीन तो पक्की बात है, हमने पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। और एक ज्योग्राफी में क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप न्यूज़पेपर देखते हैं या आपके पास मोबाइल तो होते ही हैं सबके पास, है ना। तो जैसे आप अपनी विंडोज़ नीचे करते हैं ना, स्क्रॉल करते हैं, तो कोई ना कोई न्यूज़ आ ही रही होती है, कोई दो नेशंस आपस में लड़ रहे हैं जी, कहीं पे शिप अटक गई, है ना, स्यूज़ कनाल में शिप अटक गई थी, पता होगा आपको। तो आपने देखा और आपने बुला दिया, बट कुछ जो आप में से पास होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छा स्यूज़ कनाल में शिप अटक गई, हमें शिप से कोई मतलब नहीं है, हम मतलब किससे, स्यूज़ कनाल से। कैसे, स्यूज़ कनाल कहाँ पे है, किसको, एशिया और अफ्रीका को ये अलग कर रहा है या किसको अलग कर रहा है, यूरोप को अलग कर रहा है, वो ये देखते हैं। फिर वो ये देखते हैं इसमें जो अच्छा स्यूज़ कनाल के साथ मेडिटेरियन सी था, तो मेडिटेरेनियन सी जो है उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, कौन सी नदी थी यहाँ पे, ठीक है। तो वो ऐसे देखते हैं, आप भी ऐसे देखना शुरू कर दीजिए। अब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है ना, तो हमारा क्या देखना बनता है कि यूक्रेन के बॉर्डर्स क्या हैं, रशिया के बॉर्डर्स क्या हैं, रशिया की जो कौन सी रिवर है, डेनूबे रिवर जो है वो कितनी न्यूज़ में आ रही है, तो मैं इसकी लोकेशन देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, है ना। फिर है चाइना लड़ रहा है, चाइना अक्साई चीन एरिया में आगे आगे आ रहा है ना, या अरुणाचल प्रदेश वाली साइड पे बोल रहा है ये मेरा नेशन है। अब दो चीज़ें आ रही है न्यूज़ में, एक तो अक्साई चीन आ गया, एक आ गया अरुणाचल प्रदेश। तो आपको क्या देखना है, अरुणाचल प्रदेश भी देखना है, उसकी बाउंड्रीज भी देखनी है, उसकी कैपिटल भी देखनी है, और आपको जो बोन ऑफ कंटेंशन है इंडिया और चाइना का वो भी देखने हैं, कहाँ कहाँ पे है, ईस्ट में है, नॉर्थ में है, वेस्ट में है, कहाँ पे है और कौन सी नेशन में है, कौन सी स्टेट्स में है, ऐसे देखना है आपको। इसीलिए जो स्मार्ट वर्क होता है वो इसी को बोलते हैं। ओके, जैसे अभी न्यूज़ में आ रहा है ना कि ब्राज़ील के जी लूला डी सिल्वा जो हैं वो बन गए प्रधानमंत्री, वो करप्टेड थे वो फिर भी बन गए, ठीक है। जो दूसरा था वो जायर बोल्सोनारो वो हार गए। तो हमने सुनी न्यूज़ और हमने बंद कर दी, पर जो टॉपर्स होते हैं, जो पास होने वाले बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक रजिस्टर लेते हैं, उसमें क्या लिखते हैं, ब्राज़ील आया है जी न्यूज़ में, मैं मैप खोल के देखूं कि ब्राज़ील कहाँ पे है। ये मेरा हो गया ज्योग्राफी का पार्ट कि ब्राज़ील कहाँ पे है। ओके, उसकी बॉर्डर नेशंस देख ली, उसमें कोई नदी है या उसकी कोई कैपिटल है वो मैंने देख ली। ओके,
फिर वो सेकंड पार्ट क्या करते हैं, वो पॉलिटी के हिसाब से देखते हैं, वो कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इंडिया और ब्राज़ील है, उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है दोनों में क्या फ़र्क है, ये पॉलिटी का कवर हो गया। ओके, देन इंटरनेशनल रिलेशंस इंडिया और ब्राज़ील के कैसे थे, वो कवर हो गया। वो ऐसे देखते हैं क्या हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है कोई, क्या हमने कभी यहाँ पे कुछ किया, या योगा डे यहाँ पे मनाया जाता है। तो देखो कितने एस्पेक्ट्स उन्होंने कवर कर लिए। हम सिर्फ देखेंगे और बस देख के बंद किया, चलो जी न्यूज़ में आया था, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं डालते हैं यूपीएससी वाले या आपके स्टेट वाले केएस वाले, ठीक है। पीएससी वाले जो हैं वो इस वे से ब्रॉड आउटलुक देखकर पेपर डालते हैं। आपको भी अपनी ब्रॉड आउटलुक करनी है, ठीक है। तो आपको फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट में जो रेलेवेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही पढ़नी हैं। थोड़ा पढ़ें पर डिटेल में पढ़ें और अपने पेपर के हिसाब से पढ़ें। और प्रीवियस ईयर पेपर तो हमने आपको बता ही दिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी का एक टॉपिक लिया आपने, जैसे कि आपने ले ली साइक्लोन्स, ठीक। तो उसमें आपने 11th-12th या जिस भी एनसीईआरटी में है आपने ले ली, ठीक है, पढ़ लिया। उसमें से फिर आंखें बंद की आपने, तो आप खुद को रिमाइंड करवाएं कि अच्छा ईस्ट टू वेस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट है, ये एक्स्ट्रा टॉपिकल है, ये टॉपिकल है, ये पढ़ लिया, ये ख़त्म। फिर गूगल खोला, गूगल में देखा कि साइक्लोन्स अभी कहाँ कहाँ आए, ठीक। फिर साइक्लोन को अभी ये किसने नाम दिया और नाम क्यों दिया जाता है, हैं कौन सी नेशंस दे रही हैं ये नाम और क्यों दे रही हैं, और जहाँ पे साइक्लोन्स आए हैं वो नेशन कौन सा था, आइलैंड था क्या वो, तो आइलैंड गए तो फिर अपना एटलस यानी कि आपने मैप खोला, उसमें देखा कि ये आइलैंड के आसपास क्या क्या है, इसकी मैं लोकेशन देख लेता हूँ या देख लेती हूँ नॉर्थ में है कि साउथ में है। देखो कितना आपका कवर हो गया। आप ऐसे पढ़ना शुरू करें तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं होगा, कोई भी एंग्जाइटी नहीं होगी। ऐसे ही पढ़ें, ठीक है, ऐसे ही पढ़ा जाता है। ओके, स्टैटिक को डायनामिक के साथ मिला के कवरेज हो जाती है और इतना एफर्ट भी नहीं लगता है। ऐसे आप क्या करेंगे, चलो मैं पहले ज्योग्राफी पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ स्टैटिक में, फिर मैं चलो ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, ठीक है। तो रहा तो वही हिसाब, तो वही रहा, आपको वो भी भूल गया हुआ जो पहले पढ़ा था स्टैटिक में। अब जो डायनेमिक अब करंट में पढ़ रहे हो वो आपको भूल जाता है कि ये मैंने किसके साथ जोड़ना था पेपर में, है ना। तो ऐसे पढ़ना है। देन कम्स पॉलिटी। पॉलिटी तो बहुत ही न्यूज़ में आती है, कितने तो केस आ जाते हैं न्यूज़ में, है ना। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जी आपके पेपर में आया था कि ये वाला जो वर्डिक्ट था, कोई वर्डिक्ट था, उसमें उन्होंने बताया था जी कि ये जो वर्डिक्ट है ये कौन सी बेंच ने दिया है। कभी कभी आपके पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। वो ये पूछ सकते हैं कि जो रिसेंट अभी सरोगेसी का वर्डिक्ट हुआ वो कौन सी बेंच ने दिया। तो थोड़ा बहुत आपको इसको खुद को एफर्ट डालना है। और जो जो न्यूज़ में जैसे गवर्नर वाला केस आ रहा है ना अभी केरला के गवर्नर का, हो सकता है कि अभी जो कमेटी बैठेगी तो वो पूछ लें आपके पेपर में कि ये वर्डिक्ट है जी किसने दिया और कितनी मेजोरिटी से दिया। आपको ना वो जो जज हैं या सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच होएगा या हाई कोर्ट का बेंच, वो आपको याद रखने हैं। स्टेट का भी याद रखना है, क्योंकि आपके पेपर का थोड़ा ऐसा ही पेपर आ रहा है अभी। तो पॉलिटी में आपको सबको पता है कि लक्ष्मीकांत तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कि अब जो पेपर्स आ रहे हैं ना वो थोड़ा एप्लीकेबल आ रहे हैं, तो एनसीईआरटी भी पढ़ना ज़रूरी है जो 11th की है, ठीक। 12th की आपको सोशल इश्यूज़ के लिए पढ़नी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पढ़नी है, ठीक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए पढ़नी है थोड़ी बहुत। देन करंट अफेयर्स मैगज़ीन भी पढ़ने हैं जो हमने आपको बताए। और पॉलिटी का सबसे अच्छा इम्पैक्ट क्या है कि जो भी ये मतलब न्यूज़ में आ रहा है ना वो संसद टीवी की डिबेट्स बन जाती हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, थोड़ा बहुत आप स्क्रॉल ज़रूर करें या फैक्ट्स देख लें, वहाँ पे वो फैक्ट्स बताते हैं कि इस दिन ये नेशन बना था, या पोट्टी श्रीरामुलु कौन थे। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट है और आपको वहाँ पे देखने बनता है, तो देख लेना। क्योंकि पॉलिटी ही सबसे आसान लगती है, बट जो पेपर में आती है ना पॉलिटी ही सबसे बुरी आती है। वो इतनी आसान लगती है कि ये तो मैंने पढ़ लिया, पॉलिटी तो अपने बाएं हाथ के खिलाफ, पर जब आप पेपर देने जाते हैं ना वो इतना एप्लीकेबल पार्ट पूछते हैं कि आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये है कि ये है। ओके, तो पॉलिटी ही सबसे ख़तरनाक है और सबसे आसान भी यही है। तो ये आपको देखना है कि आपको इसको कैसे कवर करना है। हमने आपको सोर्सेज बता दिए हैं, तरीका भी बता दिया है। गूगल करना है, साथ में एक टॉपिक लेना है, गूगल टॉपिक सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स। जब सब इकट्ठे हो जाएं तो करंट अफेयर्स भी देख लेने हैं,
ठीक है। इकोनॉमिक्स की जो बुक्स हैं वो आप देख लीजिए, एनसीईआरटी तो मस्ट हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो एनसीईआरटी है, जिनका तो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, बेटर है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी पढ़ लें। जिनका नहीं है वो एनसीईआरटी 6 से आगे जो हैं वो सारी पढ़ें। प्लस अगर उनके फंडामेंटल्स तब भी क्लियर नहीं हो रहे तो संजीव वर्मा जी की बुक है ना जो, वो ज़रूर पढ़ें। ये लेमैन के लिए है, जिनको नहीं भी समझ आती है उनको समझ आना शुरू हो जाएगी। बाद में आप स्विच कर सकते हैं रमेश सिंह, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स मोस्टली करंट अफेयर रिलेटेड होती है, इसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना होता है। पर इकोनॉमिक सर्वे इतना नहीं है कि आप जो पहले तो चलो 2 पार्ट आते थे, अब तो 1 हो गया, वो 300-500 पेज का आपको पढ़ना है, ऐसे नहीं है। इसमें भी आपको थॉरली स्टडी करनी है। तो उसमें भी आपने इंडेक्स देखना है। इंडेक्स में देखना है कि प्रीवियस ईयर पेपर देखे, इकोनॉमिक सर्वे का क्या क्वेश्चन आए होते हैं। 3-4 ही क्वेश्चन आए होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 आए होते हैं कि जीडीपी हमारा जो कंटिन्यूसली बढ़ रहा था या घट रहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या डेफिसिट जो बढ़ गया इन नेशन से बढ़ गया या इन नेशन से घट गया, बस वही आपको देखना है। जब आप मेंस की तैयारी करेंगे ना, तब आपको इकोनॉमिक सर्वे की एक एक लाइन को याद रखना है, क्योंकि वो आपके लिए वैल्यूडेशन हो जाता है आपके पेपर में, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन से लीजिए आप, या फिर रोज़ का न्यूज़पेपर पढ़ें, ये आप पे डिपेंड है कितने घंटे आपको देने हैं, तो कितना आपको देना है, ठीक है। देन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे केएस का भी और यूपीएससी का भी, क्योंकि इसमें से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, मैक्सिमम 35 या 40 नंबर्स यहीं से आ रहे हैं। तो इसका एक ही जरिया है, शंकर आईएएस बुक पूरी पढ़ लें, बेटर होएगा, या फिर सॉरी, या फिर आप थोड़ा थोड़ा देख के पढ़ लें, ठीक है। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये बुक पूरी पढ़ें, क्योंकि अगर पेपर पास करना है मेंस में भी प्री में भी, तो ये बेस्ट बुक है। प्लस आप अगर एक्स्ट्रा कुछ चाहते हैं तो गवर्नमेंट की साइट्स देखें, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट वाली, ठीक। जिस लियोंग यहाँ पढ़ लें या फिर ज्योग्राफी में पढ़ लें, सेम ही है, बायोम्स के लिए ही पढ़ना है हमें, ओके। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि बायो की बुक्स पढ़ लें आप, ये चैप्टर्स 11th एंड 12th। बायो में ऐसा कुछ क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो आप साइंस रिपोर्टर वगैरह पढ़ लें तो वो बेटर होएगा। पर हाँ, अगर आपको अपने फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं और अगर आपके पास टाइम है तो आप बायो के बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक। करंट अफेयर्स तो है ही हैं। देन कम्स इंटरनेशनल रिलेशंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो आपकी अखबार ही काम कर जाती है। संडे की अखबार लीजिए, हिंदू लीजिए, ठीक है, उसका ये सेक्शन देखिए साइंस एंड टेक का, साइड पे दिए होते हैं कोटेशंस, वहाँ पे डिस्कवरीज हो रही हैं, कौन से इंस्टीट्यूट से हो रही हैं, या कोई डिजीज़ का नाम बता देते हैं वो, तो उसमें वो बताते हैं ये बैक्टीरियल है, फंगल है, ये है वो। आपका हो गया साइंस एंड टेक का पार्ट। इसमें ज़्यादा आपको पढ़ना है तो आप मंथली करंट अफेयर्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स जो होती है ना, वो उन्होंने ऐसे डिज़ाइन की होती है ना कि उन्होंने सब्जेक्ट वाइज डिज़ाइन की होती है। अगर आप उनका इंडेक्स खोलेंगे, पहला वो पॉलिटी दे देंगे या इकोनॉमिक्स दे देंगे, इंटरनेशनल, तो वो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है और आपके लिए आसान है, कन्वीनियंट है। उन्होंने आगे डिवीज़न करके दी है, आपको सिर्फ मगअप करनी है चीज़ें, है ना। साइंस एंड टेक का रॉकेट साइंस वाली आ गई, सैटेलाइट कितने आ गए, और बायो में आ गया बीमारियां कौन सी हैं, है ना, कौन सी नई डिस्कवरी हो रही है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। पहले तो एक विज्ञान करके आता था चैनल पे, सनसर टीवी पे, पर वो अभी बंद हो गया। बेटर है आप साइंस रिपोर्टर पढ़ लें, मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स देख लें और प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें। अगर आपको टेस्ट पेपर्स की ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखें, रैदर कि एक चैप्टर कर लिया और मैं उसका टेस्ट दे देता हूँ। टेस्ट दीजिए, नो मैटर, टेस्ट दीजिए, आप जिस भी इंस्टीट्यूट के देने हैं दीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पर जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर ही नहीं देखेंगे तो आपको ट्रेंड क्या पता चलेगा। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स देखे हैं जो क्या करते हैं कि हाँ जी मैंने पूरा पढ़ लिया है या पढ़ चुकी हूँ, वो क्या करते हैं ना, वो शीट लेके बस गोले गोले मारना शुरू कर देते हैं, मैंने पढ़ा हुआ है। जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं ना, वो तो भाई वो अपने मार्जिन के हिसाब से क्वेश्चंस बनाते हैं। अगर आप वही पेपर यूपीएससी के ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे तो वो कहीं भी मैच नहीं करते हैं, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं जो आपके इंस्टीट्यूट वाले डालते हैं। तो उससे आपके ब्रेन को क्या फंक्शन मिल जाता है कि मुझे जी डिफ़िकल्ट पढ़ना है,
कुछ बच्चे होते हैं वो बोलते हैं दीदी इतने से नहीं होगा, या मैम इतने से नहीं होगा, वो बहुत डिफ़िकल्ट पूछते हैं, पर उन्होंने देखे नहीं है प्रीवियस ईयर पेपर, तो वो बोलते भी कैसे हैं, है ना। जब आप थॉरो स्टडी ही नहीं कर रहे हैं किस चीज़ को पढ़ने से पहले, तो आपको पता ही कैसे चलेगा। कीजिए, आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपना लेवल पता चलता है, बट आप ना बीच में ना घुस जाएं टेस्ट सीरीज़ के। आपने दी टेस्ट सीरीज़, उसके बाद आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि ठीक है मैंने इसको पढ़ लिया, नोट्स भी इंपॉर्टेंट बना लिए यहाँ से, फिर मैंने यही टॉपिक का मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे, जो हमारे जिस इंस्टीट्यूशन या जिस पब्लिक सर्विस कमीशन को मैंने देना है, मैं उसके पेपर देखता हूँ या देखती हूँ। आप देखिए कितना फ़र्क आ जाएगा, फिर आपकी जो एंग्जाइटी होएगी ना वो ख़त्म हो जाएगी और आप थोड़ा कूल हो जाएंगे। इसलिए टेस्ट सीरीज़ दें, ज़रूर दें, बट उनके साथ बहे मत। आप देखेंगे आपका जो नॉलेज लेवल होगा वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर ही डिसाइड करेंगे, ठीक है। देन इंटरनेशनल रिलेशंस में तो हमने आपको बता ही दिया, जो नेशन न्यूज़ में हैं उनको आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सारा देखना है अपने इंडिया विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, ठीक है जी। जैसे कि नेबरहुड पॉलिसी है ना, मोदी जी बोल देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री अपने डिबेट में बोलेंगे, या कहीं पे कॉन्फ्रेंस हुई तो या इलेक्शन मैनिफेस्टो हुआ तो वहाँ पे वो बोल देते हैं एशियन नेशंस हो गए या कोरियन नेशन से हमारी बात हो रही है ना, अपनी अवधियाँ गिनाते हैं। जब वो गिनाते हैं तो हमें वो नहीं देखना कि ये गिना रहे हैं, हमें ये देखना है कि उनके जो ज़ुबान से एक एक चीज़ निकल रही है ना, वो हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट आ रही है, ठीक है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई या कुछ डॉक्ट्रिन्स हो गए, तो वो ही तो आते हैं आपके पेपर में। आप उन चीज़ों को देखते नहीं हैं, आप चाहते हैं हमें रेडीमेड मटेरियल मिले, तो वो थोड़ा मुश्किल है। इसलिए एफ़र्ट आपको खुद ही करना पड़ेगा, कोई आपके लिए एफ़र्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस और साइंस एंड टेक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और आसान होता है ये, अगर आप न्यूज़ भी रिलीजियसली फॉलो करें तो। और कैसे फॉलो करनी है वो तो हमने आपको बता ही दिया पीछे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा जनरल स्टडीज़, और वो होगा किस पे, कट ऑफ में, है ना। तो जो जनरल स्टडीज़ का पार्ट है ना, अब कितने घंटे पढ़ना है आपको, है ना, ये भी एक डायलेमा है, एक असमंजस है लोगों में कि हाँ जी 18 घंटे पढ़ूंगी या पढ़ूंगा तो ही पास होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कुछ ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो 3-3 4-4 घंटे पढ़ते थे, बट वो अपने सिलेबस को स्ट्रीमलाइन करते हैं, अपनी बॉडी को थॉरो ऐसे अलार्म क्लॉक जैसा बना देते हैं कि इस टाइम पे मुझे ये करना है और बस इतना ही करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, आप एक टाइम टेबल बनाएं, ठीक है। आई नो टाइम टेबल कभी भी वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो स्टेटिक नहीं है, कुछ ना कुछ बीच में होया जाता है, ठीक है। जो तो बच्चे बाहर हैं, अकेले में आइसोलेट प्लेस में है, वो तो उनके लिए अच्छा है कि वो टाइम टेबल पढ़ें, पर जो फैमिली में हैं, जो घर पे रह के पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल आ जाती है, तो उनको वैसे मैनेज करना पड़ता है। तो आप ये सोच के बिल्कुल मत चलेंगे जी 8 से ज़्यादा घंटे ही पढ़ना चाहिए था, 10-12 घंटे, ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन माइंड है, उसकी भी एक कैपेसिटी होती है ना। आप क्या कर लें, एक टाइम टेबल बनाएं, उस टाइम टेबल में आप कुछ ऐसा कन्वीनियंट अपने आप को बनाएं कि आपको एग्जर्शन ना लगे बनाने पे। जैसे कि सुबह मैं उठा या उठी, तो जितना भी टाइम टेबल है, कुछ 1 घंटा, आप 1-1.5 घंटा लगेगा आपको न्यूज़पेपर का स्टार्टिंग में, जो कि आते आते मैक्सिमम ये 30 मिनट्स होने चाहिए, ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि सब कुछ नहीं पढ़ना है न्यूज़पेपर में, आपको क्या पढ़ना है, स्टार्टिंग में आपने फ्रंट पेज देख लिया, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी, सिलेबस ज़रूर रखें साथ में, पॉलिटी में क्या है, कोई इलेक्शन आया है, पॉलिटिकल होगा तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। तो 1 घंटा आपको उसको देना, 1 या 1.5 घंटा। सीधे आप जाएं एडिटोरियल में, एडिटोरियल में भी आपको खुद छांटना है कि कौन कौन सा आया। मैच का आया तो हमें ज़रूरत नहीं है मैच की पढ़ने की, है ना, इतने रन से आगे हम सेमीफाइनल्स में, ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं। तो इलेक्शन का आया है, हमें कोई ज़रूरत नहीं, बस हाँ उसमें अगर कुछ टर्म्स आ गई या कोई आर्टिकल्स आ गए हैं ना, डिफेक्शन आ गया, आर्टिकल 311 आ गया, वो आपको इम्पोर्टेंट है, बस वही देखना है मेन में। तो वो हमारा हो गया। आप सीखें कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। ऐसे तो आप 2-2 घंटे बैठे रहेंगे, इसका बनाएंगे। आपको सिर्फ यही देखना है कि मुझे न्यूज़पेपर में एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। सारा न्यूज़पेपर थोड़ी पढ़ना है हमें बस अपना सिलेबस हाथ में रखना है और मेन चीज़ देखनी है कि अच्छा वुमेन के रिलेटेड कोई औरत है, समझ लीजिए, उसने किसी की हेल्प की है, खुद का उसका काफ़ी इशू है पर वो स्टिल हेल्पिंग, तो वो हमारा आ गया एथिक्स में,
और वुमेन के रिलेटेड भी आ गया, पेपर 1 में आ गया है ना, मेंस में भी आ गया, तो कंबाइंड स्टडी हो गई ना हमारी। तो मैक्सिमम आप 1 या 1.5 घंटा लगाएं इसको ही, ठीक है। स्टार्टिंग में ये हो गया। देन आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ें डेली, ठीक है। ये मत कर लेना कि एनसीईआरटी की बुक मैंने आज पूरी की ख़त्म करनी है, नहीं जी ये ऐसे है वो है, वैसे नहीं है। कुछ भी आपको प्रेशर नहीं करना है, प्रेशराइज नहीं करना है खुद को। आप ऐसे करें कि 1 महीने का टारगेट ले लें। तो उसमें क्या करें, पहले सुबह जब उठें तो 1.5 घंटा या 2 घंटे जितने भी आपको लगते हैं न्यूज़पेपर पढ़ें, आराम से पढ़ें, ठीक है। फिर उनके नोट्स जितने भी हैं अगर आपको बनाने हैं तो कन्वीनियंट है, वरना बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको पीडीएफ दे देंगे, वो आप पे डिपेंड है, ठीक। फिर उसके बाद आप 1 या 2 घंटा पॉलिटी पढ़ लें, ठीक। पॉलिटी में कुछ सब्जेक्ट वाइज पढ़ें या टॉपिक वाइज पढ़ें, ऐसा नहीं कि सब कुछ ही पढ़ना शुरू करते हैं, ओके। पॉलिटी पढ़ें लिमिटेड सोर्सेज से, प्रीवियस ईयर पेपर देखें, गूगल में देखें, और बस ये करंट अफेयर्स मैगजीन देख लें, हो गया। ऐसे पढ़ें आप, 2 घंटे पॉलिटी को लगा लें, ठीक है। और पॉलिटी के साथ क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, पॉलिटी के साथ हो गया इकनॉमिक्स, आप इकनॉमिक्स भी साथ में लगा लें, ठीक है। 2 घंटे ये हो गया। फिर आप 1 या 2 घंटे की ब्रेक लें और फिर शाम के टाइम पे जो आपने पॉलिटी और इकनॉमिक्स पढ़ी हैं उसको ही रिवाइज़ करें। ऐसे बिल्कुल भी मत करें कि पहले मैंने पॉलिटी इकनॉमिक्स पढ़ लिया, अब शाम को मैं हिस्ट्री पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी, तो ऐसे क्या फ़ायदा हुआ, आप आगे भाग रहे हैं, पीछे से भूल जाएगा आपको। तो आप एक दिन में कम से कम 2 बार रिवाइज़ करना ही करना है। वो सब आपने जो पढ़ा है ना उसको फिर कंसाइज फॉर्म में अपनी हैंड राइटिंग में ना एक पेज पे लिख लें। जब आप सोने जाएं तो सोने से पहले उसको फिर से रिवाइज़ करें, तो वो आपको ना एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा कि मैंने ये चीज़ पढ़ी और मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी देखे, मैंने गूगल भी देख लिया, करंट भी देख लिया, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन है कि मेरे को इस टॉपिक का सारा आता है। इसी हिसाब से आप करें ताकि आपको बर्डन ना लगे कि पढ़ना कैसे है। तो घंटे कितने हो गए, 6 घंटे भी पढ़ेंगे, 7 घंटे भी पढ़ेंगे तो मोर देन एनफ है। आप ये मत सोचिए कि 12 घंटे ही पढ़ना है मुझे। ढंग से पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, थोड़े टाइम के लिए पढ़ें, बट अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, उस चीज़ को आप एप्लीकेशन में ला सकते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है फालतू घंटे वेस्ट करने की। उसमें आप फैमिली टाइम भी दे सकते हैं, अपना लेजर टाइम भी ले सकते हैं और खाना वगैरह भी खा सकते हैं, ठीक है। तो आपको वैसे ही पढ़ना है। और सबसे इग्नोर्ड पार्ट जो है ना, जिनको कोई तूल नहीं देता, वो ये पेपर है। और जब धज्जे उड़ाता है ना, जिनको फेल करता है वो यही पेपर है, सी सेट, ठीक है। जिनका तो मैथ का बैकग्राउंड है, मैंने वो भी बच्चे देखे हैं जो मैथ बैकग्राउंड के हैं और वो फेल हो चुके हैं। किसकी वजह से, सी सेट की वजह से। IITN हैं वो भी फेल हो गए हैं सी सेट की वजह से। तो क्योंकि वो इस पेपर को ना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो यही तो गलती है। ये जनरल स्टडीज़ है टोटल और एप्टीट्यूड है। जब हम उन दोनों को बराबर नहीं करेंगे तो फिर वो भी बराबरी नहीं ना करेंगे हमें। इसलिए हमें इस सब्जेक्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। अगर आपने आज से शुरू करना है जनरल स्टडीज़ तो 1 घंटा आपने सी सेट को भी देना है। जितना मर्जी आपको इस चीज़ से बैर हो, लगाव ना हो, बट आपको ये करना ही करना है। क्योंकि देखो 4 या 5 महीने इसको जमकर पढ़ लोगे ना, तो लास्ट में ना एंग्जाइटी नहीं होगी कि मेरा सी सेट होगा या नहीं होगा। तो बेस्ट, सबसे जो बेस्ट सोर्स अगर मैं आपको बोलूँ तो वो ये है प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आप ये मत करने लग जाना कि बैठ जाओगे और पहले 1 साल का, जी मैंने 1 साल का कर लिया है, 1 साल का सॉल्व किया, फिर अगले साल का। ऐसे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि उन्होंने कौन सी डिवीज़न की होती है। वो मैथ डाला होता है, बीच में रीजनिंग डाल देते हैं, बीच में इंग्लिश का डाल दिया कॉम्प्रीहेंशन, बीच में वाटर इमेजेस ये डाल, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे मेरा पता नहीं कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, अगर आप दिन में जनरल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं तो रात को जब आपको नींद आ रही हो तो थोड़ा टहलें, ठीक है। जिनको मैथ बुरा लगता होगा तो वो मैथ करें, उससे क्या होगा, नींद तो खुल जाएगी और बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि रात को पढ़ा हुआ सबसे ज़्यादा याद रहता है, ठीक। तो आप पे डिपेंड है आप नाइट आउल हैं या डे वाले हैं, कौन से हैं, ठीक है। पर आपको सी सेट 1 घंटा ज़रूर करना है, पर आप सेक्शन वाइज करें या एक दिन आप रख लें, मैंने इतने से लेके इतने तक रीजनिंग वाला, यानी कि जो पैराग्राफ आए हैं वो करना है, ठीक है। 1 हफ्ता वो करें, फिर नेक्स्ट हफ्ते रीजनिंग करें, फिर नेक्स्ट हफ्ते क्या करें, नेक्स्ट हफ्ते आप मैथ करें जो मैथ के आए हैं, फिर नेक्स्ट हफ्ते आप चार्ट करें जो भी आए हैं, टेबल्स आए हैं, जो भी आए हैं, ठीक है।
तो सब तो हम नहीं कर सकते ना, क्वालिफाइंग पेपर है, बट आप उतना करें कि जितना पेपर में आया है। कभी कभी पेपर के जो क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीट होते हैं, 2.5 नंबर मिल जाएंगे आपको अगर आपने पेपर सही कर लिए तो। 2.5 तो क्या, अगर 2 क्वेश्चन रिपीट हुए तो 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे, है ना। तो इवन की क्लियर करने हैं आपको बेसिक फंडामेंटल्स। अब वाटर इमेजेस कौन सी हैं जो सेम हो, ठीक है, और ग्लास इमेजेस कौन सी हैं जो सेम हो, या फिर एक होते हैं फोल्डिंग इमेजेस कैसी हैं, ठीक, या फिर और भी बड़े ज़्यादा यहाँ पे आती है रीजनिंग, वो आपको सबको पढ़नी है, ठीक है। तो इसमें रीजनिंग ज़्यादा आती है, मैथ तो कम ही आता है। अप्लाइड पार्ट आता है कि आप इतना एनालाइज कर सकते हो। कभी कभी तो ऐसा होता है आपको पेन के उठाने की ज़रूरत भी नहीं होती अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। तो ये टेक्निक जो है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, तभी आएगी जब आप क्वेश्चंस जो हैं वो खुद पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पढ़ें, मैं आपको यही सोर्स अप्लाई करती हूँ कि यही चीज़ आप पढ़ें। 20 साल के पेपर ले लीजिए आप पिछले, और आप खुद नोट करेंगे कि इस MR को बिना चेंज किए हुए जो स्टेट वाले हैं या UPSC वाले हैं वो रिपीट करते हैं क्वेश्चन CSAT में, ठीक है। तो वो आपका टाइम भी बच जाएगा और एंग्जाइटी भी नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ये हमारी पहल थी। अगर आप चाहते हैं कि हम अपना ये इनिशिएटिव शुरू करें तो जितना हो सके इस वीडियो को, हमारे इस लेक्चर को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा भेजें आगे, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस से थोड़ा फ़ायदा जिनको हो सके, तो हम उनको गाइड करना शुरू करें, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप क्या चाहते हैं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग हमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तभी हम अपना ये इनिशिएटिव आगे लेके जाएंगे।